everyone, welcome to this session of Hindu Marriage Act 1955. As you can see on your screen, this is the new act that I am going to start with you. Till now, we have completed Hindu law, and the students who have not watched the playlist of this Hindu law, where I briefly explained what we are going to include in it and how we are going to discuss further acts under it, what how this law came into existence, what are the schools. So you can go on the top, you see the link of the playlist, watch all the videos and gain a lot of information which is not provided anywhere on this platform. So Hindu law is very, very important. Now, coming to the next thing, students, this is the very first act under Hindu law which we are going to understand, Hindu Marriage Act 1955. Alright, so what exactly this act was about, how this came into existence, what are the parties included in it, what main provisions under it, what are the amendments made under it, हम सब समझेंगे. आपको मेरे साथ सेशन वाइज सेशन चलना है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, कोई सेशन स्किप नहीं करना है. And if you get any doubt, तो आप through these ways can get in touch with us. This is our contact number 91888208 It's 998 and learnwithnishman@gmail.com. This is our official mail address. So हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पर जो ये वर्ड मैरिज इंक्लूड किया गया है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है. हमारा जो हिंदू लॉ है वो मैरिज को किस नज़र से देखता है. सो कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन दिस सेशन. सो मैरिज क्या होती है? ये हिंदू मैरिज जो एक्ट जो आया है, जिसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंग टू इट. जो कोर्ट जिन प्रोविजंस को लेकर चलती है, जिनके तहत पार्टीज़ के बीच का जो भी डिस्प्यूट है उसको लिया जाता है, तो हमें उन प्रोविजंस को समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले समझते हैं दिस मैरिज, शादी, विवाह, what this word literally implies, what is the importance of it. So marriage is the very foundation of a stable and civilized society. Yes, for the upgradation of any society, for the growth of the society, marriage is the very foundation. It makes a society to keep growing on and to maintain that stability. Even in uncivilized, जो uncivilized societies होती हैं, जो tribal societies होती हैं, जो scattered हैं जगह जगह, वो भी इस पर्टिकुलर सेक्रामेंट को लेकर चलती हैं. दे रिकॉग्नाइज इट येट, बट उनका वे अलग है, बट दिस इज अवेलेबल इन एवरी सोसाइटी. मैरिज इज वन ऑफ द असेंशियल संस्कार फॉर एवरी हिंदू. हर हिंदू के एक लाइफ में ये एक संस्कार आता है जिसको हम बोलते हैं विवाह संस्कार, जो हर पर्सन अपनी लाइफ में इसको करता है. इट्स नॉट मैंडेटरी, बट येस, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो वेदास हैं, उनमें इसको बहुत ही एक sacrament way में डील किया गया है मैरिज. राइट, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज अ sacrament and not a mere social legal contract. लाइक इंग्लिश लॉ की तरह ये कोई एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहाँ पर पार्टीज को आना है, साइन करना है. नो, देयर आर इनर फीलिंग्स, there are two families which are coming together, there are two people जिनका कंसेंट मिलनी ज़रूरी है, जिनके थॉट्स मिलना ज़रूरी है, जिनकी फीलिंग्स मिलना ज़रूरी है, and then these two people, one male and female, come into this bond of relationship जिसको हमने एक मैरिज नाम दिया है, and that's a very sacrament pious relation. एक बहुत प्योर रिलेशन इसको माना गया है. हमारे जो वेदास हैं, जो हमारे हिंदू सैक्रामेंट हैं, हमारे जो सेजेस हैं, वो हमें इसको बहुत ही पायस रिलेशन की तरह बताते हैं. इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड फॉर मेयर इमोशनल ग्रेटिफिकेशन. राइट, ये सिर्फ एक इसलिए नहीं है कि आपको एक इमोशनली किसी से अटैचमेंट हो जाती है और अब आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आप उनके साथ मैरिज करके ही साथ में रह सकते हो. दैट इज़ नॉट जस्ट ओनली थिंग, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ द सोल. जो हमारी आत्मा है, जैसे हमारी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं एक हिंदू लॉ में, तो एक ये जो गर्भावस्था है,
मीन्स गृहस्थी, सॉरी गर्भावस्था इज डिफरेंट, गृहस्थी गृहस्थ जीवन. सो ये भी एक आश्रम जिसको हम जीते हैं. इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ दैट वी हैव टू फेस एंड वी हैव टू लिव through this way with another person that is your partner, and that person can become your soulmate. ये हमारे मैरिज का फाउंडेशन है. नेक्स्ट थिंग इज नाउ सैक्रामेंटल मैरिज. जिस मैरिज को यहाँ पर सैक्रामेंट बोला गया है, मीन्स हम ये नहीं कह रहे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. ऑल दो मैरिज एक दो पीपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो होते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अबव इट. इट इज अ सैक्रामेंट रिलेशन एंड इट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट से अलग बनाती हैं. क्या? दिस इज अ परमानेंट रिलेशन, एक परमानेंट चलता है. हम जब फायर के आगे वॉज लेते हैं, या सिख जब मैरिज होती है, जब वो अपने अंतकार्ष करते हैं, तो उसमें एक वॉ ली जाती है, एक यू कैन से प्लेज ली जाता है, प्रॉमिस लिया जाता है एक दूसरे से, दैट आवर रिलेशन इज गोइंग टू रिमेन फॉर एवर, परमानेंट रिलेशन. eternal union होती है ये एक, means it's not just the two bodies are connected but there is a meeting of two souls and holy union है ये एक. ओके, बहुत पायस रिलेशन है जिसको बहुत ही शुद्धता के साथ देखा जाता है, पवित्रता के साथ देखा जाता है. अकॉर्डिंग टू मनु, जो हमारे राइटर हैं हिंदू लॉ में, वन ऑफ द फेमस राइटर्स, मनु के द्वारा क्या बताया गया है, दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर यूनाइटेड टू ईच अदर नॉट मेयरली इन दिस लाइफ. जो हमारा हिंदू लॉ के तहत है, इट्स नॉट जस्ट दैट दे आर मैरिंग एंड दे गोइंग टू लिव इन दिस लाइफ ओनली, नो, बट इट्स अन अदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ ऑल्सो. 7 जन्मों तक हम साथ साथ के वादे करते हैं. सो इट्स इम्प्लीकेशन हैज बीन दैट इसी की वजह से विडो रीमैरिज जो था, ये रूल हिंदू लॉ में तब तक नहीं था, बिकॉज दे से दैट इट्स द लाइफ forever for their husband whether they have passed or not. but जो एक वाइफ की लाइफ रहती है वो हमेशा अपने हस्बैंड के लिए ही रहेगी. इट वॉज ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस पहले ऐसा होता था, जो वुमेन है दे वर अलाउड टू अबंडन हर हस्बैंड एंड टेक अनदर. वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस थे, अदरवाइज विडो रीमैरिज नहीं थी एंड दे हैव टू लिव विद द सिंगल मैन ओनली. तो इतनी ज़्यादा उस टाइम पर इस चीज़ की मान्यता कह सकते हैं हम, या इस विवाह रिलेशन को ऐसे देखा जाता था. But now, as the time changes, as the environment changes, as the society is changing, as we are adapting to Western culture, this modern concept of marriage as a contract is an outcome of industrial revolution. एक contract के रूप में हम इसको देखने लगे हैं, because this is idea of liberty and equality. Today it is an established notion of Western family law that marriages in order to effective must be an agreement voluntarily entered into by both the parties. एक कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला फीचर क्या होता है, दैट देयर शुड बी कंसेंसस एंड आइडम. कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई होप एवरीबडी यू हैव डन विद मी. मैंने बहुत अच्छे से सारे सिलेबस आपके साथ कवर किया है. ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट. उसमें आप जाइए, वहाँ पर मैंने असेंशियल पॉइंट्स में फर्स्ट असेंशियल ही बताया था कि दैट दोनों पार्टीज की क्या मिलनी चाहिए, सोच मिलनी चाहिए, दे शुड एग्री ऑन द सेम थिंग, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट रूप लेता है. तो मैरिज में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर जो दोनों पार्टीज होती हैं, द गर्ल एंड द बॉय, दे बोथ हैव टू एग्री एंड दैट शुड बी वॉलंटरली. आप किसी की धक्के से किसी से शादी नहीं करवा सकते. सो द कंसेंट ऑफ द पार्टीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस पार्ट, एंड दैट्स वाई यहाँ से हम एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का भी रूप देखते हैं कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी देखी जा सकती है वेस्टर्न कल्चर को अगर हम देखें तो. Although it's a sacramental, but it is also a contract. Why? Because there is a you can say match of mind. माइंड का मिलना बहुत ज़रूरी है, आपके थॉट्स मिलना बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ की सहमति होना बहुत ज़रूरी है. बट अगर हम एक और इसकी एक्सेप्शन देखें, क्यों ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वाई इट इज़ सो, तो देखा जाए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज़ रिफॉर्म्ड हिंदू लॉ ऑफ मैरिज. जो हमारा पहले कानून था उसको दोबारा बहुत चेंजेस आए हैं. एंड दस अगर पर्सन किसी माइनर या किसी अनसाउंड माइंड से शादी कर रहा है या कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट इज़
वॉइड मैरिज, वो वॉइड होगी। बट कॉन्ट्रैक्ट में तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो पार्टी माइनर हुई या फिर अनसाउंड माइंड की हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कंप्लीटली वॉइड है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। बट मैरिज के केस में ऐसा नहीं है, अगर अदर पार्टी माइनर या अनसाउंड माइंड है उस केस में हालांकि मैरिज को आप वैलिड भी नहीं कह सकते, बट इट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नाउ चॉइस ऑफ द अदर पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गर्ल इज मैरिंग अ पर्सन जो कि उसको लग रहा है अनसाउंड माइंड का मैन है, तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट और विश ऑफ गर्ल वेदर शी वॉन्ट टू लिव हर लाइफ विद दैट पर्सन और शी वॉन्ट टू एंड दैट रिलेशन। दैट्स वाई इसको हम वॉइडेबल बोलते हैं कि वॉइडेबल मैरिज है, तोड़ भी सकती है नहीं भी तोड़ सकती। सो इफ मैरिज इज ड्यूली सॉल्मनाइज्ड, अच्छे से सब संस्कार एंड एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द लॉ, लाइक वट एवर बी द जो भी इसमें टर्म्स कंडीशंस होती हैं वैसा हुआ है तो वो एक वैलिड मैरिज होगी। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें, ओके, साइमल्टेनियसली इफ वी सी एट दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ माइनर और ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो वॉइड होता है, नल होता है, वॉइड मीन्स ऑफ नो यूज। बट अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, डियर स्टूडेंट्स पे योर अटेंशन, यहाँ पर क्या बोला गया, दैट मैरिज इज वॉइडेबल। लुक एट दिस वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइडेबल। अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड फोर्सफुली ली गई है एंड इट डज नॉट ले डाउन दैट इफ द कंसेंट वॉज नॉट ऑब्टेन, मैरिज वॉइडेबल होगी। सो मैरिज विल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड अनटिल एंड अनलेस आप उसको वॉइड करार नहीं देते हो, तो वो वैलिड ही रहेगी, वो चलती रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। Understood? So with this, dear students, I hope you now understand this concept of marriage, what exactly this is. In next session, I'm going to explain you the difference between sacrament and contract. क्यों हम इसको सेक्रामेंट मान के चलते हैं, क्यों हम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। देर आर स्टिल मेनी डिफरेंसेज। यू कैन ऑल्सो शेयर योर व्यूज विद मी रिगार्डिंग दिस। तो हम देखते हैं हम सबके थॉट्स मैच होते हैं या नहीं। इन दिस सेशन ओनली आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज डाल सकते हैं। वाई मैरिज इज नॉट अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज स्टिल अ सेक्रामेंट यूनियन। So till then, keep watching, keep waiting, stay tuned for the next session. Through these ways, you can get in touch with us. Have a nice day. Thank you.